गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या भाई सारे लोग अभी सो रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, तो अपन 2-3 मिनट देख ले रहे हैं। आई गेस बहुत लोग अभी आए हुए नहीं है ग्रुप में, तो अपन 2-3 मिनट में देख लेते हैं कि क्या सीन। अगर आ जाए तो अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठंड में जम गए हैं। हाँ, ठंड तो थोड़ी बढ़ी है डेफिनेटली। चलो ठीक है, 2-3 मिनट देख लेते हैं अपन। 9:05 तक स्टार्ट कर लेंगे। जितने लोग आएंगे आएंगे, उसके बाद 9:05 में स्टार्ट करेंगे अपन क्लास। ठीक है। सॉरी, छूट गई है। लिखते चलो, कि यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो बेसिक फंडा क्या है? आयनिक बॉन्ड, दूसरा कि भैया यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा कि लिगेंड जो है वो निगेटिव हुआ तो एनायन, और अगर न्यूट्रल हुआ तो अपने पास हो जाएगा डाइपोल। कोई बोलेगा पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? पॉजिटिव भी तो एनायन ये होता है, लिगेंड। बिल्कुल, पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा? तो भैया अगर पॉजिटिव हो गया आपके पास तो भी वो डाइपोल जैसा काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोई तो जगह होगा जहां से लोन पेयर वो देता होगा। तो जिस जगह से वो लोन पेयर दे रहा है, दैट इज द एक तरीके का डाइपोल जिसपे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बोलो रेवांश। नहीं, रेवांश नहीं, रिया। एक सेकंड रुक, तुम रिया कहाँ गई? रिया डन है क्या? चलो बढ़िया, हो गया। ठीक है, एम मतलब मेटल है भाई। चलिए लिख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है नेक्स्ट? तो ये नेक्स्ट कहता है कि देखो भाई, क्या है ना कि जीवन में होता क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा है। कहता है कि भैया देखो, ऐसा है कि अपने पास हमको पता है कि कोई भी जो मेटल है उसका जो डी सबसेल है वो डी जनरेट तो होता है नॉर्मल कंडीशन में। डी जनरेट का मतलब बराबर एनर्जी वाला होता है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड आता है ना, तो वो कहानी ही बदल देता है। अब इस कहानी को जरा आराम से प्रेम से समझने का प्रयास करते हैं कि भैया क्या कहानी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको एक चीज तो पता है कि भैया डी सब सेल में अपने पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 हैं। अपने पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और इन पांचों का नाम हम जानते हैं। ठीक है, आपने बचपन में इन सबका नाम पढ़ा है, इन पांचों का नाम क्या होगा? तो इन पांचों का नाम हमको पता है क्या होता है। दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। ये हमने नाम पढ़ के रखा है सबका, हमको पता है ये सारे नाम है। तो बोलता क्या है कि जैसे ही कोई लिगेंड आएगा, जैसे ही कोई लिगेंड आएगा, इनके जीवन में जो सुख चैन था वो खत्म हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कैसे। तो देखो, इस एग्जाम्पल को समझो। तो मान लो कि अपने पास मैं एक ऐसे कोई मेटल एटम ले ले रहा हूं और इसके कुछ डी ऑर्बिटल्स बना ले रहा हूं। मान लो मैंने ये बना दिया है डी जेड स्क्वायर वाला कहानी। इसको डी जेड स्क्वायर वाला कहानी समझ लो, हमको पता है ये ऐसा कुछ होता है। और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा है? तो कुछ ऐसा मान लो कि इधर 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 इधर। ठीक है, इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, एक्सिस में यहां दे दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये समझ लो कि ऊपर वाला जो एक्सिस है ये जेड है। ठीक है, और आपके पास मान लो कि ये जो ऐसे जा रहा है, ये वाला जो एक्सिस है, ऐसे एक्सिस है। एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस और एक ये एक्सिस ऊपर जाने वाला, ऐसे एक्सिस है। तो ये मान लो एक्स है
ये वाई है और ये जेड है। मान लो अपने पास ये 3 एक्सिस है, ठीक है। अब ये क्या कहता है सीएफटी? सीएफटी कहता है कि जो 3 एक्सिस आपको दिख रहा है ना, अब होगा क्या कि एक लिगेंड अपने पास आएगा कहीं से घूमते फिरते। चलो भैया एक लिगेंड बना लेते हैं जो घूमते फिरते कहीं से आने वाला है। मान लो एक लिगेंड अपने पास यहाँ पे जो घूमते फिरते आ रहा है, कोई एक लिगेंड मान लो, ठीक है, सीएन माइनस ही मान लेते हैं। मान लो सीएन माइनस है, चूंकि माइनस है तो ये एक एनायन है, ये लिगेंड आ रहा है घूमते फिरते। जब ये बहुत दूर था तब तो दिक्कत नहीं था, तब तो इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही ये पास आ रहा है इसके, जैसे ही इधर से आना शुरू करेगा, ये क्या करेगा कि इस वाले ऑर्बिटल को, ये वाला जो ऑर्बिटल आपको दिख रहा है, इस वाले ऑर्बिटल को रिपल्सन देना शुरू करेगा, इसके साथ झगड़ना शुरू करेगा। उसी तरह से कोई इधर से आएगा तो इससे झगड़ेगा, 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 कोई इधर से आएगा तो इससे झगड़ेगा। और हमको पता है कि यही 6 डायरेक्शन से आने वाले लिगेंड। अगर अपने पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो यही 6 डायरेक्शन से आएंगे, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये डायरेक्शन से आपके पास लिगेंड्स आने वाले हैं, और वो जो डी ऑर्बिटल है उसके साथ ये झगड़ा करेंगे। अब उसके साथ जैसे ही झगड़ा करेंगे तो जो पहले ये सारे के सारे जो डी जनरेट थे बराबर एनर्जी में थे, अब इनकी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होगी। कैसे डिस्टर्ब होगी? तो क्या कहता है, ये कहता है कि पहले समझो यहाँ पे एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूं, इसको ध्यान दो, ठीक है। तो कह रहा है कि पहले मान लो कि ये यहां पे थे 5 ऑर्बिटल, ठीक है, डी जनरेट थे। डी जनरेट क्या हुआ? बराबर एनर्जी वाले। ये हम वर्ड बहुत बार पढ़ चुके हैं, एनर्जी है इधर। जैसे ही लिगेंड आया तो भैया इनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी घटना। याद करो एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या लेना देना होता है। तो कहीं भी रिपल्सन काम किया तो भैया वहां पे हमको पता है कि एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेबिलिटी घट जाएगी तो एनर्जी बढ़ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ये बहुत दूर थे कुछ नहीं था, थोड़ा पास आए थोड़ा कुछ हुआ। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी तो आएगा कि ये जो लिगेंड है ये बिल्कुल यहां पहुंच जाएगा। अब अगर यहां पहुंचेगा तो तुम सोच के देखो कि ये जो लिगेंड है ये इसको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ये वाला इसको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, ये वाला इसको करेगा, ये वाला इसको करेगा। लेकिन अगर अपने पास मान लो कि एक अपने पास होता इसमें और भी ऑर्बिटल, हमने कौन कौन सा बनाया है? डी एक्स स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर बना लिया है। दिस इज डीजेड स्क्वायर और दिस वन इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 लोग अपने पास ये दिख रहे हैं, ठीक है। अब चलो यहां ध्यान देते हैं। अगर मान लो यहाँ एक्स वाई होता तो एक्स वाई कैसा होता है? बीच में होता है। अगर तुम्हें जरा सा भी केमिकल बॉन्डिंग याद हो तो एक्स वाई जो है ये एक्स वाई प्लेन के बीचों बीच होता है। हम ऐसे बनाया करते थे, ऐसे एक्स वाई, अगर याद हो तो बिल्कुल मैं ऐसे बीच में बना ले रहा हूं। अब यहां एक चीज बड़ा प्रेम से नोटिस करो तो तुमको क्या दिखेगा, ध्यान से देखना क्या दिखेगा। दिखेगा कि ये वाला लिगेंड जो इससे बहुत लड़ रहा है, इस वाले से इन दोनों में बहुत लड़ाई है। लेकिन जो यहाँ पे कहीं बीच में होता, यहाँ वाला जो होता, इसके साथ इसका कुछ खास लड़ाई नहीं होने वाला। इसके ऊपर सीधे नहीं आके लगेगा ना, ये तो आके लग रहा है इसके ऊपर, इससे टकरा रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले से टकरा रहा है, इसको एक्स वाई वाले से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। उसी तरीके से किसी को भी जो देखोगे तो ये जो बीच में जो अपने पास ऑर्बिटल्स होंगे, इनके साथ इन लिगेंड्स का कोई खास टकराव नहीं होने वाला है। टकराव किससे होने वाला है? उन ऑर्बिटल से जो एक्सिस पे बैठे हुए हैं। और एक्सिस पे बैठने वाले कौन कौन है? तो भैया ये जो चारों हमको दिख रहे हैं, ये जो चारों दिख रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, और ये कौन सा है? जेड स्क्वायर वाला। तो बेसिकली लिगेंड जो टकराएगा, जो लड़ने वाला है, वो किससे लड़ने वाला है? तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भैया जो लिगेंड की लड़ाई होगी वो बेसिकली इन 2 ऑर्बिटल्स के साथ होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के साथ। तो जैसे इन दोनों से लड़ाई होगा तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कहता क्या है कि ये जो डी है, ये डी वाला जो है जिसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ी थी, अब 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा। 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट करेगा? तो कहता है कि एक जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें चले जाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा जेड स्क्वायर। ये हम कब पढ़ रहे हैं? जब अपने पास 6 लिगेंड है। 4 वाला केस भी पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ये कहानी ताकि थियरी समझ पाओ एक एग्जांपल लेके।
तो कहता क्या है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाला ऊपर चला जाएगा और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है वो नीचे रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेचारे नीचे रह जाएंगे। थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा बन गया। ठीक है, तो यही चीज है। अब यहां पे हमको दिख रहा है कि जो डी ऑर्बिटल है दो पार्ट में स्प्लिट कर गया, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, और इसी वजह से इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्योंकि ये दो पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाले जो दो है ये कौन से हैं भैया, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है एंड जेड स्क्वायर वाला है, और नीचे कौन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, यही तीनों है अपने पास। ठीक है, ऊपर वाले को मैं थोड़ा सही से और कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये अपने पास बेसिकली कौन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कौन है, जेड स्क्वायर। तुम इन दोनों को उल्टा भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। अब ये जो ऊपर वाले जो दोनों ऑर्बिटल है इनको एक और भी नाम से जानते हैं, दैट इज इनको बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स, ई और उसके सबस्क्रिप्ट में जी। ठीक है, क्या होता है इजी का मतलब होता है एन ग्रेड, पर तुमको उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक मतलब लैटिन नेम से आया हुआ, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम अपने इजी से ध्यान रखो कि इसको बोलते हैं इजी। जो नीचे वाले जो ये तीन है ना, इसको बोलते हैं एक पंजाबी नाम, दैट इज टिट्टू जी। ठीक है, लिखते ऐसे है T2G, बट आप याद रखिएगा कि टिट्टू जी भाई साहब है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले तीन ऑर्बिटल्स हैं इनको बोलते हैं टिट्टू जी ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाले भाई साहब हैं इनको बोलते हैं इजी ऑर्बिटल्स। याद करने का एक और तरीका, यहाँ दो लेटर्स यूज हो रहे हैं तो दो ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ तीन लेटर यूज हो रहे हैं तो तीन ऑर्बिटल्स हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये जो बीच में जो लाइन बना, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं बारी सेंटर, बारी सेंटर। ठीक है, और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, अब मैं उसके बारे में बताता हूं वो क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज CFSE। ठीक है, तो CFSE क्या समझो, तो कहता ओ भाई साहब इसको क्या, एक मिनट। तो कहता क्या है कि ये जो दोनों स्प्लिटिंग हुई है, इस दोनों स्प्लिटिंग के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, समझो इन दोनों स्प्लिटिंग के बीच में जो एनर्जी गैप होगा, उस एनर्जी गैप को बोलता है कि दैट विल बी नोन एज CFSE। ठीक है, तो ये जो गैप है, इस गैप को डिनोट करते हैं डेल्टा से, इस गैप को डिनोट करते हैं डेल्टा से। चूंकि ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ रहे हैं तो डेल्टा O, और इसी को कहा जाता है CFSE। इसका फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे क्या होता है, बोलते हैं इसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यही अपने पास कहानी है कि किस तरीके से यहाँ पे CFT काम करता है। ठीक है, अब इन सब के बारे में भी लिख सकते हैं भैया। ये अपने पास क्या है, डीजेनरेट डी सब सेल। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, एलिवेटेड एलिवेटेड डीजेनरेसी। एलिवेटेड डिजेनरेसी कैसे, तो भैया लिगेंड चूंकि अप्रोच किया है, इस वजह से इसकी डिजेनरेसी क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। डिजेनरेसी में इसकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो मैं इस चीज को एक बार फिर से कंक्लूड करता हूं और फिर अपन पॉइंट लिखेंगे। कंक्लूजन इसका सुनना कि इसका कंक्लूजन क्या है। कहता है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको शेयरिंग ऑफ करके कैमरा ऑन करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब तो इसका कंक्लूजन समझ लो क्या है। इसका कंक्लूजन ऐसा है कि मान लो ये अपना डी सबसेल है। ठीक है, इसमें 5 पार्ट है। डन। कहता है कि जैसे ही कोई लिगेंड आएगा, ये लिगेंड मान लो आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड आएगा तो ये जो डी वाला है ये ब्रेक हो जाएगा, जो 5 पार्ट है। कैसे, तो पहले तो अपनी एनर्जी ये बढ़ाएगा थोड़ा, क्योंकि ये बहुत दूर था, कोई दिक्कत नहीं था। जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे इसकी एनर्जी बढ़ गया। अब ये जब बहुत पास आ जाएगा तो ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगा।
इसमें 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, 3 ऑर्बिटल नीचे रह जाएंगे। कब? जब अपने पास ऑक्टाहेड्रल बनेगा, एकदम शॉर्ट में, और इतने से ही क्वेश्चन आता है। 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। जो थोड़ा एनर्जी बढ़ा उसको बोलते हैं कि डीजेनरेसी लूज कर दिया, और हमने बोला कि उसके बाद स्प्लिट हो गया, तो हमने बोला कि वहां पे सीएफटी काम कर गया, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो गई। अब वो स्प्लिटिंग क्यों हुई तो जरा समझते हैं उस चीज को कि भैया स्प्लिटिंग क्यों हुई है। ठीक है, तो मान लो कि हमको पता है कि ये देखो, इसको मैं अब डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, तो इसको समझना है ऐसे। ठीक है, इसको डायरेक्शन में कैसे यूज करने वाला हूं, तो कहता हूं मैं ऐसा कि मान लो ऐसी कहानी है कि अपने पास ये वाला जो चीज है, बीच से लेते हैं, बीच से ऐसे, तो ऐसे मान लो कि एक्स एक्सिस है, ऐसे वाई है, और ऐसे जो है परपेंडिकुलरली जेड है। इधर से एक्स है, ठीक है। अब क्या होगा, कहता है कि अब एक लिगेंड है, वो लिगेंड आने वाला है, कहीं घूमते फिरते एक लिगेंड है जो आएगा। ठीक है, ये एक लिगेंड है, आएगा। अब ये लिगेंड जैसे ही आएगा, हमको पता है कि ये जब इस एक्सिस पे आएगा तो इसके साथ रिपल्सन होगा। इसके साथ जैसे रिपल्सन होगा, वो इसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, इस वाले की एनर्जी को बढ़ाएगा। और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल इस पे बैठा हुआ है, ये x माना था, ये y माना था। ठीक है, ये x और ये y ऐसे हमने माना था, तो हमको पता है कि भैया यहाँ जो ऑर्बिटल बैठा है दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम डी ब्लॉक में बहुत अच्छे से, हम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि ये कौन सा वाला है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये भैया कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। जो ये परपेंडिकुलर वाला है वो जेड स्क्वायर है। तो जो लिगेंड आएगा वो कहां से आ रहा है, यहां से आया, पीछे से यहाँ पे आया, ऊपर से आया, नीचे से आया, इधर से आया, या इधर से आया। तो जिधर से भी ये लिगेंड आए, ये तबाह किसको कर रहा है, तो 2 ही ऑर्बिटल को तबाह कर रहा है। या तो जेड वाले को तबाह कर रहा है, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को तबाह कर रहा है। इन्हीं में से किसी को परेशान कर रहा है। और इसके वजह से क्या होगा कि इनकी एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज, रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। और जब एनर्जी इंक्रीज हुआ, तो जो गैप क्रिएट हुआ किसके किसके बीच में, जिसका नहीं हुआ दैट इज एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, जिसका नहीं हुआ और जिसका रिपल्सन हुआ, उसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ, उसी गैप को बोलते हैं सी एफ एस सी, जिसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। उस गैप को बोलते हैं, उस एनर्जी गैप को, दैट इज नोन एज सी एफ एस। ठीक है, अब वहां पे जो सी एफ एस सी है उसका क्या रोल है, कैसे, वो भी हम बात करेंगे। पर यहां तक में किसी को ऐसा लगता है कि कोई चीज समझ नहीं आई, लिगेंड कैसे आया, गैप कैसे क्रिएट हुआ, ये समझ नहीं आया हो, या सीएफटी कहता क्या है कि भैया यहाँ पे हम आयनिक बॉन्ड कंसीडर करेंगे, यहाँ कोवेलेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, बारी सेंटर का मतलब हुआ कि जहां पे बिना वो स्प्लिट हुए जिस एनर्जी लेवल पे थे, बिना स्प्लिट हुए जिस एनर्जी लेवल पे थे, उसी को हम बोलते हैं बारी सेंटर। जिस एनर्जी लेवल पे थे बिना स्प्लिटिंग के, बीच का सेंटर समझ लो। ठीक है, स्प्लिटिंग के बीच की जगह। डन है क्या, चलेगा। वैष्णवी कुछ कह रही है, बोलो वैष्णवी। सर तो हम लोग ये कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाला जो एक्सिस था, उसमें कभी भी लिगेंड इंटर नहीं करेगा, मतलब कोई भी केस में अगर वो इम्पुटेड भी हो फिर भी उसमें लिगेंड इंटर नहीं करेगा। बेटा उसमें मतलब इंटर जैसे करेगा, सुनो सुनो एक मिनट, उसमें इंटर करेगा तभी तो रिपल्सन हो रहा है ना, वो चाहता है कि उसी जगह से इंटर करे। यस सर, लेकिन जो पार्टिसिपेट करता है ना हाइब्रिडाइजेशन में, वो कभी नहीं करेगा, ये क्या है? यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा कैसे, हम कोवेलेंट तो मान ही नहीं रहे। हाइब्रिडाइजेशन कब होता है, जब वीबीटी मानते हैं। वीबीटी कब मानते हैं, जब कोवेलेंट होता है। वीएससीपीआर वीबीटी ये सारी कहानी कब वैलिड है, जब कोवेलेंट है। हम तो कोवेलेंट का कॉन्सेप्ट ही छोड़, तो जब कोवेलेंट छोड़ दिए तो वीबीटी का मतलब क्या बचा फिर, हाइब्रिडाइजेशन का तो कोई मतलब अफेक्ट सर, तो कोई अफेक्टेड नहीं होगा जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स इंटरमिक्स हो वाला। रहा है। यस सर। कुछ नहीं, नथिंग, वीबीटी खत्म, इंटरमिक्सिंग खत्म, कोवेलेंट की सारी कहानी खत्म यहाँ पे। कोई भी इंटरमिक्सिंग नहीं, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बना, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, खेल खत्म। यस सर। ठीक है,
सिद्धांत बोल रहा है कि लिगेंड कभी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को रिपेल नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है सिद्धांत, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को रिपेल करेगा, लेकिन हम उसके बारे में तब पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो बात करेंगे उस पर। 8 वाले 6 वाले में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कल्याणी कह रही है जरूरी है कि लिगेंड यही दोनों ऑर्बिटल को रिपेल करे। नहीं कल्याणी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब 6 आएगा तुम सोच के देखो कि किसी के अराउंड 6 चीजों को रखना है। मैं कैसे रखूंगा 6 को? अपने अगल बगल, अपने ऊपर नीचे, अपने आगे पीछे, यही रखेंगे ना। अगल बगल, ऊपर नीचे, आगे पीछे। तो अगल बगल, ऊपर नीचे और आगे पीछे कौन से ऑर्बिटल इफेक्ट होने वाले हैं? अगर 6 चीजों का अरेंज करना है तो कौन से ऑर्बिटल? तो ऊपर नीचे तो जेड स्क्वायर वाला इफेक्ट होगा, इधर और इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। ठीक है। तो 6 को अरेंज करने का तरीका ही यही है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तुम ये थोड़ी बोलोगे 4 को मेरे आगे रख दो, 2 को मेरे पीछे रख दो, ये तो नहीं होगा। 6 को अरेंज करना है तो इकलौता तरीका यही है। डन है। और जब ये 6 पे आएंगे तो इफेक्ट होंगे 2 तरह के ऑर्बिटल्स। डन है क्या? चलिए ठीक है। ठीक है, तो अपन आगे की कहानी बात कर लिखने वाला हूं। जो अभी जस्ट पढ़े इसको मैं लिखता हूं, उसको ध्यान देना। ठीक है, यहां तक लिख लिया था, आगे बात करते हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि द डी ऑर्बिटल ऑफ आइसोलेटेड मेटल एटम आर डीजेनरेट। ठीक है। तो डी ऑर्बिटल ऑफ आइसोलेटेड मेटल एटम, आइसोलेटेड मेटल एटम का मतलब क्या हुआ? जब तक लिगेंड नहीं आया है। मेटल एटम आर डीजेनरेट। जब तक लिगेंड नहीं आया है तब तक ये क्या थे? डीजेनरेट थे। मतलब इनकी जो एनर्जी थी वो बिल्कुल बराबर थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता क्या है कि जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा इनकी डीजेनरेसी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड, लिगेंड degeneracy of d orbitals lost। ठीक है। अब ये जो डीजेनरेसी ऑर्बिटल, जो डीजेनरेसी ऑर्बिटल्स के लॉस हुए, इसके वजह से क्या होगा? तो इसके वजह से हम कह सकते हैं कि भैया वहां पे एक एलिवेटेड डीजेनरेसी क्रिएट होगी। चलो, ड्यू टू दिस एलिवेटेड डीजेनरेसी, जो अभी हम जस्ट बात किए थे, एलिवेट हो गया था। ठीक है। डीजेनरेसी इज रीच्ड एंड फर्दर it splitted due to ligand repulsion। मतलब जैसे ही ये थोड़ी सी एनर्जी बढ़ी उसके बाद वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा डी ऑर्बिटल। जैसे हमने जस्ट अभी बात किया था कि भैया पहले थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा या थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा, उसके बाद क्या हो गया? 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया। ठीक है। चलो, स्प्लिट कर गया। नेक्स्ट, अब कहता क्या है कि जो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है, इसी एनर्जी के डिफरेंस को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो लिखते चलते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन स्प्लिटेड orbitals is known as
CFSE डिनोटेड बाय डेल्टा, इसको डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा से, ठीक है। तो ये अपने पास मोटे तौर पे कहानी हो गई कि भैया CFSE होता क्या है। इसका CFSE का फुल फॉर्म क्या है, मैं लिख देता हूं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए और फिर अपन आगे की कहानी पे बात करेंगे। कीजिए नोट डाउन। बिल्कुल ये CFT के पॉइंट में ही लिखना है दिव्यांशु, ये सारे CFT के पॉइंट में ही लिखना है, कंटिन्यूअस लिखते जाइए। छाप लिया सबने? जरूरी है कि लिगेंड यही दोनों ऑर्बिटल को रिपेल, बिल्कुल यही दोनों ऑर्बिटल को करेगा अगर आपके पास 6 बन रहे हैं तो। वेट, ठीक है ठीक है, वेटिंग वेटिंग करो, आराम से छापो, कोई जल्दी नहीं है। डन है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट, अब आप लिखिएगा ऐसे, आप ऊपर पहले लिख लीजिएगा, इसको तो मैंने ऐसे बना ही दिया, आप इसको ऐसे लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिए ऐसे, ये हेडिंग डालिएगा आप। रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा एक और पेज लगा देता हूं इसमें। CFT फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो CFT कैसा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। डन है? तो अगर ऑक्टाहेड्रल, ये हेडिंग डालिए और फिर इसके बाद आपको इसको बनाना है। ये हेडिंग डाल दीजिए और फिर ये बनाना है आपको, ठीक है। ये बनाना है फिर ये बनाना है, ठीक है।
तो पहले इसको बनाइए, ऑक्टाहेड्रल के लिए हेडिंग डालिए और इसको बनाइए फटाफट से। यहाँ पे इसके बजाय आप CN के बजाय लिगेंड लिख लीजिए, L। ठीक है, बनाइए इसको फटाफट से। लिख लिया? सही, आयनिक बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में का है ना, बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। हम सारी कहानी किसके बीच में पढ़ रहे हैं? मेटल और लिगेंड के बीच में, लिखा भी तो है मेटल और लिगेंड। छाप लिया? चलिए बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट इसको बनाइए, ये बहुत जरूरी है। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। कुछ और भी चीजें जो मैं लिख ही देता हूं। बनाए इसको, फिर एक दो चीज और भी लिखना है इसमें, मैं ऐसे लिख देता हूं। इन दोनों की जो गैप्स है, इन दोनों के एनर्जी गैप्स की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये होता है लगभग 3/5 डेल्टा, और ये होता है 2/5 डेल्टा। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, तो यहां जहां भी ओ लगा इसका मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल
बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। ठीक है, बनाओ फटाफट से। वीवीटी में बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आनंद बाबू, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप क्या पढ़े थे? आप ये पढ़े थे कि इंटरमिक्सिंग जो होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में फिल करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम कहानी यहां है ना, बेसिक थियरी ही बदल गई। पहले हम बोलते थे कि ओवरलैपिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अब कहते हैं कि कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा, ये आयनिक इंटरेक्शन है प्लस माइनस वाला। इसका भी एक चीज तुम सोचोगे तो तुमको याद आएगा कि जब हम एरो बनाते हैं ना, तो उस एरो को भी हम प्लस माइनस के फॉर्म में बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअल में ऐसा है कि उसमें आयनिक नेचर रहता ही है, तभी तो हम प्लस माइनस बनाते हैं उसको, समझे? तो ये थियरी बेसिकली वैसे ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि भैया वहां प्लस माइनस तो बनाते ही हैं, जिसको देते हैं जिससे लेते हैं वहां उसके हिसाब से हम साइन डिफाइन करते हैं वहां पे। तो कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट क्यों बोलते हैं? बिल्कुल आनंद बाबू सही बात है कि कोऑर्डिनेट को हम कोवेलेंट बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि एक ओवरलैपिंग हुई है। चलो थोड़ा सा इसको समझाता हूं, लिखो लिखो पे इस चीज पे मैं थोड़ा सा 5 मिनट बात करूंगा। लिखो पहले, सबने नोट डाउन कर लिया? सबने लिख लिया क्या? चलो ठीक है, तो मैं शेयरिंग रुक रहा हूं, जैसे बात करते हैं अपन, ठीक है।